तो गाइज आज की क्लास में हम लोग कैपेसिटर्स में डाइलेक्ट्रिक का एप्लीकेशन देख रहे थे और डाइलेक्ट्रिक का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डाइलेक्ट्रिक में कैसे पोलराइजेशन होता है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग मेन उसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो आखिर वहाँ पर क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए, मैं इस चीज़ को एक डायग्राम के बेसिस पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं। इन दो पैरेलल प्लेट्स को हम लोग यहाँ पर चार्ज देने वाले हैं। तो इसको मैंने मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज दिया और इधर की तरफ इसमें निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। एक तरफ आपने कैपेसिटर प्लेट को किसी पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ दिया है और दूसरी तरफ आपने इसकी अर्थिंग कर रखी है। यही कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया था लास्ट क्लास में कैपेसिटर का। अब होगा क्या कि अगर हम लोग यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उस डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताना चाहूँगा कि डाइलेक्ट्रिक की मेन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो आपका एक इंसुलेटर के रूप में यूज़ होता है। दैट इज़ अ इंसुलेटर यू कैन से, जैसे आपका रबर हो गया। इवन ड्राई एयर भी जो होती है, ड्राई एयर भी अगर आप कहीं पर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपका एक इंसुलेटर यानी डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करती है। तो आइए हम लोग उसी को देखते हैं कि उसका क्या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक को मैं इन जनरल आप लोग को बना करके दिखाऊं तो आप देखिए इन जनरल क्या होगा। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर, क्योंकि ये एक इंसुलेटर है तो इसके अंदर कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ निगेटिव होंगे और ये सभी पॉजिटिव निगेटिव अपने हिसाब से जैसे इनका ओरिएंटेशन था वो अपना उस तरीके से वहाँ पर पड़े हुए थे। ऐसे ही ये देखिए, कहीं पर प्लस माइनस ऐसा है तो कहीं पर माइनस प्लस है, फिर कहीं पर प्लस माइनस कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है। तो ऐसे इसका डिफरेंट नेचर होता है। ऐसे चार्जेस यहाँ पर प्लस माइनस पड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है यहाँ पर कि सारे जो प्लस और माइनस चार्जेस हैं गाइस वो बाउंडेड हैं। मतलब यहाँ पर ये जो चार्जेस हैं ये चार्जेस कैसे हैं, दे आर बाउंडेड। अब इनके बाउंडेड होने की वजह से इनका पूरा आप फंडा समझिएगा। क्योंकि ये सारे चार्ज बाउंडेड हैं तो एक भी चार्ज फ्री नहीं है, एक भी मूव नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फ्लो होने देते हैं। अगर ये कंडक्टर्स होते तो इनके अंदर के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते, जो प्लस और माइनस चार्जेस हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो ना होने देते। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप इस डाइलेक्ट्रिक को इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में आप इंसर्ट करेंगे तो इसके अंदर से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाएगी और जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने लगेगी तो ये सारे जो प्लस माइनस चार्जेस हैं जो कि अभी आप देखिए रैंडमली अरेंज्ड हैं, वो सारे ही पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस यहाँ पर प्रॉपरली अरेंज्ड हो जाएंगे। मतलब वो खुद को अलाइन कर लेंगे और खुद को ऐसा अलाइन करेंगे कि पॉजिटिव वाला चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा जबकि निगेटिव वाला जो चार्ज है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसी चीज़ को मैं आपको देखिए यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही आपने इसको यहाँ प्लेट्स के बीच में इंसर्ट किया, अब आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी पहले से। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ। इस तरह की ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर थी ऑलरेडी। तो हुआ क्या कि ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की वजह से जो इसके अंदर के यहाँ पर चार्जेस थे वो सारे चार्जेस अब खुद को एडजस्ट करेंगे। कैसा एडजस्ट करेंगे, निगेटिव इधर आएगा, जस्ट अ मिनट, निगेटिव एक तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब ये खुद को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, निगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव एक तरफ। चेक करिए,
क्योंकि जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो सारे पॉजिटिव चार्जेस आपके फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये सब फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहेंगे कुछ इस तरह से। मतलब इन्होंने ओवरऑल खुद को क्या कर लिया है, यहाँ पर इन्होंने अलाइन कर लिया है। इस अलाइनमेंट के कारण आप सभी लोग भाई बहुत ध्यान से समझिएगा, इस अलाइनमेंट के कारण आप चेक करो ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक की लेफ्ट वाली जो सरफेस है उस लेफ्ट वाली सरफेस पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, और पॉजिटिव वाली जो सरफेस है उस पर, मतलब जो राइट वाली जो सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, है ना। तो अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया था और दूसरी वाली प्लेट को माइनस क्यू चार्ज दिया था, तो हमको देखने को ये मिलता है कि भाई डाइलेक्ट्रिक की जो सरफेस है उस पर भी चार्ज आ गया है, यहाँ पर माइनस क्यू डैश, और इधर वाली सरफेस पे प्लस का क्यू डैश चार्ज इंड्यूस हो गया है। और कैपेसिटर का फंडामेंटल ही यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज आना चाहिए। कैपेसिटेंस का मतलब ही यही था, इट इज़ द कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, चार्ज को रखने की क्षमता। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कराना था। ये बात मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाई थी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा गाइस, जल्दी से बताइए सभी लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो सिचुएशन क्या होगा कि एक फील्ड बाहर वाली है, और क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस हो गया है, तो एक फील्ड बच्चों बाहर की जनरेट हो जाएगी। ये देखिए एक फील्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा जनरेट हो गई, ये वाली। ये फील्ड क्या है, ये फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा इस फील्ड की जो डायरेक्शन है वो जस्ट ऑपोजिट है जो कि एक्सटर्नल फील्ड है उससे। तो यहाँ पर ओवरऑल सिस्टम में आप देखिए दो तरह की फील्ड्स हो गई हैं, एक एक्सटर्नल फील्ड है और एक इंटरनल फील्ड है। इंटरनल फील्ड का नाम मैं ऑरेंज कलर से लिख रहा हूँ EI। EI का मतलब यही था कि ये कौन सी फील्ड है आपकी, ये इंटरनल फील्ड है, दिस इज इंटरनल फील्ड। और जो बाहर वाली फील्ड है जिसको हम लोगों ने रेड से दिखाया है, मैं उसका नाम ऊपर लिख रहा हूं, चेक करिए, दैट इज EO। EO का मतलब हो गया दिस इज आउटर फील्ड। तो दो तरह की यहां पर फील्ड्स हो गई, और आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखो दोनों फील्ड्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे का अपोज कर रही हैं। इस अपोजिशन के कारण जो मॉलिक्यूल्स उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर हैं, जरा सोचो, आउटर फील्ड चाहती है कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में जाएं, जबकि इनर वाली फील्ड चाहती है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस उसकी डायरेक्शन में जाएं। मतलब पॉजिटिव चार्ज राइट भी जाना चाहता है आउटर फील्ड की वजह से, और वो लेफ्ट भी जाना चाहता है इनर फील्ड की वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा, उस मॉलिक्यूल में बच्चों स्ट्रेचिंग होगी, मॉलिक्यूल्स में एक ऐसा स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहा होगा। उस स्ट्रेचिंग के कारण अगर आप आउटर फील्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग दिस आउटर फील्ड, तो ऑब्वियस है आउटर फील्ड के कारण ही इनर फील्ड जनरेट हुई है, तो वो भी इंक्रीज होगी। दोनों अगर इंक्रीज होंगी तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये मॉलिक्यूल, जब ये जो चार्जेस हैं, जो प्लस माइनस चार्जेस हैं, ये दोनों में जो स्ट्रेचिंग का फोर्स होगा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि प्लस और माइनस दोनों क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। प्लस एंड माइनस विल सेपरेट, दोनों आपके चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे। अब दोनों चार्जेस के प्लस और माइनस के सेपरेट होने का मतलब ही यही होता है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये हमारा ब्रेकडाउन हो गया। क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दिस इज डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। दिस इज डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसका मतलब बहुत सिंपल, अगर आप एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाएंगे, इंटरनल फील्ड बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स पर स्ट्रेचिंग का फोर्स बढ़ेगा, और स्ट्रेच होने के कारण हो सकता है ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्ट्रेच आउट कर जाएं, ठीक है, प्लस माइनस अलग हो जाए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे कि ये ब्रेकडाउन हो गया।
ठीक। अब यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट वाइज अगर देखा जाए तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत सिंपली हर एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम लोग यही डिफाइन करते हैं कि इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी बियर्ड बाई द डाइलेक्ट्रिक विदाउट ब्रेकडाउन। ठीक है। अब आपने पूछा है सर बट इंटरनल फील्ड में प्लस चार्ज को दूसरे प्लस चार्ज पे अट्रैक्शन क्यों है? बेटा अट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है। आप चेक करिए, जो सरफेस है डाइलेक्ट्रिक का, जो सरफेस है, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, उस पे पूरे पोर्शन पे आप चेक करिए नेगेटिव चार्ज दिख रहा है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। राइट वाले पोर्शन पे चेक करिए, पूरे पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो हुआ क्या कि उसकी सरफेसेस पर लेफ्ट में निगेटिव, राइट में पॉजिटिव आ गया, तो उसके भी तो चार्जेस जो हैं वो अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। बस वहां पर मजबूरी ये है कि वो चार्जेस अभी अलग नहीं हो पा रहे थे नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते चले गए, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आया कि प्लस अलग हो गया और माइनस अलग हो गया। उसी प्रोसेस को हम लोग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कह रहे हैं। ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब यही हो गया कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इट कैन बियर विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने से पहले जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ये बियर कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे अगली चीज क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहां पर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस। तो जिस पोटेंशियल पर ये प्रोसेस अकर करता है, जिस पोटेंशियल पर ये प्रोसेस अकर करता है, उसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स एट विच इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अकर्स इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। मैं आप लोगों को पूरा फुल डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आइए इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एक अगला डेरिवेशन है, मैं उस डेरिवेशन की तरफ चलता हूं। ठीक है, चलिए वो डेरिवेशन की मैं हेडिंग लिख रहा हूं जल्दी से, दैट इज द capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab between the plates, between the प्लेट्स। ये कॉन्सेप्ट है, इसका हम लोग पूरा डेरिवेशन करेंगे। आइए देखते हैं इसमें हम लोग को क्या करना है। भाई मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। ये देखिए एक प्लेट है कैपेसिटर की, और ये उसी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, जबकि इसके अंदर हम लोगों ने ये एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है। तो इस पर हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज दिया है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आया है क्योंकि इसकी अर्थिंग कर दी गई थी कैपेसिटर का सिस्टम बनाने के लिए। यहाँ पर प्लस क्यू मैं लिख रहा हूँ इस पूरी प्लेट पर, और इस वाले पूरी प्लेट पर हम लोग माइनस क्यू लिख रहे हैं। लेट अस अज्यूम जो डाइलेक्ट्रिक है उसका थिकनेस है T, और जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस है D। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? सब लोग भाई बता दो, क्लियरली समझ में आ रहा है? थिकनेस T है और जो डिस्टेंस है उनके बीच का वो D है। आप लोगों को मैंने प्रीवियस इस स्लाइड में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि इसमें दो तरह की फील्ड्स आ गई, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड की बात की जाएगी तो एक्सटर्नल फील्ड जो कि डाइलेक्ट्रिक के बाहर है, तो डाइलेक्ट्रिक के बाहर की फील्ड तो बहुत सिंपल है, उसकी वैल्यू है ई नॉट। ठीक है, दैट इज EO। ये आउटर फील्ड है, चेक कर लीजिए इस तरह की।
जबकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप खुद चेक करिए, डाइलेक्ट्रिक के अंदर बच्चों दो तरह की फील्ड्स हैं, आउटर भी और इनर भी। तो क्या होगा, वहां पर जो नेट फील्ड है उसकी वैल्यू हो गई लेट अस सपोज कुछ ई। ये जो ई है अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपकी आउटर फील्ड माइनस जो इनर फील्ड है, इन दोनों का डिफरेंस है, वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। ठीक है, ये सिचुएशन है उसका। ये आपने जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, कुछ इस तरह का सिचुएशन है डाइलेक्ट्रिक का। क्लियर है ना सभी को? अब भाई अगर आउटर फील्ड आपसे पूछी जाए कि भाई आउटर फील्ड कितनी है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तो कोई भी जो इस तरह की एक सिंगल कंडक्टर शीट होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना, पढ़ा था आप लोगों ने। निगेटिव वाला जो होगा उसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन निगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाला अपने से दूर करेगा। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं तो क्या आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट राइट साइड में प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। भाई प्लस की वजह से भी राइट में है और माइनस की वजह से भी राइट में है, तो नेट हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज क्यू बाई ए, तो ये बन जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। जल्दी से सब लोग भाई थम्स अप कर दो अगर क्लियरली समझ में आ रहा है तो सभी लोगों को। ठीक है, तो यार ये हमारे पास आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। दिस इज द आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव। आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। लेट अस अज्यूम इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आइए देखते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर है। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो फील्ड है दैट इज इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक स्लैब we have electric field E equal to Q अपॉन, अब आप खुद सोचो, अगर कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम वहां पे रखा है तो उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड आप सब लोग पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं जब कूलम्स लॉ पढ़ाया था। तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो बस उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा K, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोगों को सिंपली सिर्फ C इज इक्वल टू क्यू बाई वी करना होता है। मतलब क्या हमको चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का अगर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर वो V है तो दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी से आप लोग बताइए कितनी डिस्टेंस में है, सब लोग बताइए आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस में है गाइस। क्या उसकी डिस्टेंस d माइनस टी है आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो d माइनस टी प्लस जो इनर इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ T थिकनेस पर है, केवल T थिकनेस पर। ठीक है, तो यहां से हम लोग वैल्यूज को रख सकते हैं, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू T। यहां से हमको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर बचेगा D माइनस टी प्लस T बाई K। ये वैल्यू आ गई है पोटेंशियल की। अब बहुत सिंपल है, अगर हमको कैपेसिटेंस निकालना है C तो दैट कैपेसिटेंस कैन बी रिटन एज Q बाई V। तो बस आप सिंपली चार्ज और पोटेंशियल को डिवाइड करिए। तो चार्ज तो है हमारा Q, पोटेंशियल की वैल्यू थी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T बाई K। यहां पर क्या होगा, Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा और ये बहुत सिंपली हम लोग लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T बाई K। ये कैपेसिटेंस की आप लोगों को वैल्यू मिल गई है। ठीक है,
तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है जिसका हम लोग अभी आगे भी एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए मैंने आप लोगों को ये डेरिवेशन सिंपल है लेकिन फिर भी मैंने पूरा डिटेल में बताया है क्योंकि इस पर बेस्ड जो आगे डेरिवेशन जो कि स्फेरिकल कैपेसिटर्स, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स या किसी स्फेरिकल शेल के अंदर एक स्फीयर रख दें, तो इस टाइप के जो सिस्टम है जो आपके जेई मेन में, जेई एडवांस में इस तरह के न्यूमेरिकल्स बना दिए जाते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग इसके और डिटेल डिस्कशन में चल रहे हैं। अगर इसी में कुछ स्पेशल केसेस ले लिए जाएं, स्पेशल केसेस अगर मैं इसी के लिखूं तो आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहला केस जो हमारे पास यहाँ पर होता है वो सबसे पहला केस ये है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पूरे स्पेस में भर देंगे, दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड, अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है पूरी तरीके से, आप लोग गाइज नोट्स बनाते चलिएगा साथ में। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिल्ड है तो कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस। कंप्लीटली फिल्ड होने का मतलब यही तो था ना कि जो थिकनेस है उसकी वो पूरी की पूरी डी के बराबर हो जाएगी। तो जो थिकनेस है अगर डी के बराबर होगी तो डी माइनस टी, तो टी की जगह भी डी रख देंगे प्लस डी बाई के, तो यहाँ पर ये भी बन जाएगा डी बाई के। So this will be simply d से d cancel and this will become k epsilon naught a by d. It means कैपेसिटेंस की जो वैल्यू अब यहाँ पर आई है वो बहुत सिंपल वैल्यू आ गई है, जो कि नॉर्मली होता है कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो वो सिर्फ k टाइम्स हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से आप खुद चेक करो कितने टाइम्स हो गया है, k टाइम्स हो गया है। और यही हम लोग का एम था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटेंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर हो, तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, सेकंड केस जो यहाँ पर है उसमें कहा जा रहा है इफ़ देयर इज़ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, अगर इन प्लेट्स के बीच में अगर वैक्यूम फिल किया गया है, ठीक है, अगर वहाँ पर वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब जहाँ पर कुछ भी ना हो, क्लियर, अगर वैक्यूम होगा तो यही कैपेसिटेंस जो है उसका, क्योंकि थिकनेस फिर वहां पर जीरो हो जाएगी अगर वैक्यूम है तो कैपेसिटेंस की यही वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के होता है, तो वो दोनों जीरो रख दूंगा, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू सिंपली कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। थर्ड केस आपका, ठीक है, थर्ड केस अगर आपका है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर मैं कोई स्लैब रख दूं, इफ आई हैव सब्सटीट्यूटेड अ स्लैब ऑफ मेटल, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा किसी भी मेटेलिक स्लैब के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पर ये जो C होगा दैट विल बी कैपेसिटेंस जो होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के की जगह हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। इसका मतलब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर कोई मेटेलिक स्लैब है तो आप मेटेलिक स्लैब को एकदम वहां से हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, चेक करो, मैंने डी माइनस टी लिया है, मतलब हमने उस मेटेलिक स्लैब की थिकनेस को पूरी तरीके से सिंपली बस रिमूव कर दिया है। क्लियर है गाइस, बताओ सब लोगों को क्लियर है? ठीक है, आपका जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप सबमिट करिए अपने डाउट को, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे जो नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस में देखते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट केस में ये है कि जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट केस में आपसे ये कहा जा रहा है कि इफ मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसर्टेड, अगर ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक्स हैं जिनका अपना जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1, K2, K3 एंड सो ऑन, थिकनेस जो है वो सभी के अलग है, T1, T2, T3 एंड सो ऑन, तब क्या होगा, ऐसे में जो कैपेसिटेंस हो जाता है दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस थिकनेस, फिर आप सभी की ले लेंगे T1 प्लस T2 अप टू जितने भी हैं प्लस
t बाई के, सो t1 बाई k1 प्लस t2 बाई k2 एंड सो ऑन। तो जितने भी हैं सभी की आप थिकनेस ले लेंगे, सभी के लिए आप t बाई के की वैल्यू ले लेंगे एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अगले डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट डेरिवेशन जो है हमारा, उस डेरिवेशन में आपसे ये कहा जाता है चार्जेस जो इंड्यूस हुए, कि भाई जो डाइलेक्ट्रिक तुमने रखा था उस डाइलेक्ट्रिक की सरफेसेस पर चार्जेस इंड्यूस हुए थे, वो मैंने आपको बताया ही था अभी एक पे क्यू डैश और माइनस क्यू डैश, है ना। इसका मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या है, चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन द surfaces of dielectric slab placed between dielectric slab placed between the plates ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चार्जेस क्या वहां पर इंड्यूस हुए हैं, तो यार चार्जेस को देख लो भाई जल्दी से एक बार। Q और Q डैश और माइनस Q डैश, ये दो चार्जेस इंड्यूस हुए थे ना उस डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पर। तो उसकी वैल्यू अगर अपने को चाहिए तो वो वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, वो वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सीधे सीधे कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था, कि भाई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर थी, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इनर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बराबर था वो। क्लियर है ना सभी लोग, भाई बताओ जल्दी से, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो यार अब बात यही आई कि भाई आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, दैट वाज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये हमारी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी ये देखिए आपको यहाँ पर निकाली गई थी, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज Q अपॉन, ये लिखा गया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इनर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा गाइज, उसके लिए जो चार्ज है हमारे पास वो चार्ज कितना है, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि उस पर जो चार्ज है वो तो Q डैश है। ठीक है, जबकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जरा आप ध्यान से देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये E वेक्टर जो लिखा है ये कहाँ का है, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर का है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर हम लोग लिखेंगे तो चार्ज तो Q है, लेकिन वहां पर अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकला होगा तो क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर है सभी को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां से आप लोग ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट A आपका कैंसिल हो जाएगा, सो Q बाई K इज इक्वल टू Q माइनस Q डैश, सो वी कैन फाइंड आउट Q डैश इज इक्वल टू Q माइनस Q बाई K, कॉमन ले लें अगर हम लोग Q तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई K। तो ये चार्ज वहां पर इंड्यूस्ड हो जाएगा, दिस वुड बी द इंड्यूस्ड अमाउंट ऑफ चार्ज, सो Q डैश इज इक्वल टू Q टाइम्स 1 माइनस 1 बाई K। ऐसा चार्ज उसकी सरफेस पर इंड्यूस होगा। लेफ्ट साइड पर अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड पर उस पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था, डाइलेक्ट्रिक के लेफ्ट साइड पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था, ये देखिए निगेटिव इंड्यूस हुआ। और राइट साइड पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हुआ था, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, इज इट क्लियर गाइस, एकदम क्लियर है। ठीक है, अब आइए इसी पर थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि आपका जेईई मेन एडवांस लेवल पर और इसका न्यूमेरिकल जो है उसको भी हम लोग देखते हैं कि कैसे इतने से कॉन्सेप्ट पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अब मैं आपको एक अलग स्पेशल केस दे रहा हूं। इस केस में जो कॉन्सेप्ट बताने मैं चल रहा हूं उस पे यह है कि इफ
if unequal charges are given to both plates। अब ये देखो, ये एकदम अब अलग टाइप की चीज आ गई। अगर हम दोनों प्लेट्स को अनइक्वल चार्जेस दे दें, अलग अलग चार्जेस दे दें, तब क्या होगा भाई? तो देखिए, एक प्लेट तो ये है हमारे पास, और एक प्लेट ये है हमारे पास, ठीक है? दो प्लेट्स हैं हमारे पास, और हमने क्या किया इस बार? हमने बेटा इस बार दोनों को चार्जेस जो दिए हैं वो अलग अलग दिए हैं। मतलब इसको Q1 चार्ज दे दिया हमने और इसको Q2 चार्ज दे दिया। अलग अलग चार्जेस दिया है, बीच की डिस्टेंस दी है। अब अगर कैपेसिटेंस पूछना हो तो जरा सोचो क्या होगा। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस नाउ? बताइए, अब कितना होगा कैपेसिटेंस? जस्ट इमेजिन भाई, सोचो जल्दी से। भाई आपने Q1 Q2 चार्ज दिया है, तो यार Q1/2 लेफ्ट साइड में चला गया, Q1/2 राइट साइड में चला गया। बोलो सही है? करेक्ट है। इसको Q2 दिया है तो इधर Q2/2 आ गया और इधर भी Q2/2 आ गया। मतलब आधा आधा चार्ज उसका पूरा सरफेस पर चला गया प्लेट्स के, ठीक है? अब होगा क्या बच्चों कि यहाँ पर चार्जेस जो हैं वो इंड्यूस भी होंगे। इंड्यूस होने वाले चार्जेस कौन कौन से हैं, ये देखने वाली बात है भाई, ठीक है? देखने वाली बात क्या है? इंड्यूस होने वाले चार्जेस। तो यहां पर देखो जरा, अगर इधर की तरफ Q1/2 चार्ज है, जस्ट अ मिनट, मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं यहां पर। अगर यहां पर Q1/2 चार्ज है इस सरफेस पर, तो इसकी वजह से यहां वाली सरफेस पर -Q1/2 इंड्यूस हुआ होगा, क्योंकि वो अपोजिट साइड में है। और पीछे वाली सरफेस पर गाइस Q1/2 इंड्यूस हो गया होगा, है ना? बोलो भाई, अगर जो सेकंड प्लेट है वो फर्स्ट प्लेट के सामने रखी है, तो -Q1/2 इधर और अपोजिट साइड में उधर की तरफ Q1/2 हो गया। उसी तरह से अगर Q2/2 चार्ज है दूसरी प्लेट पर, तो लेफ्ट साइड वाला जो है यहाँ पर क्या माइनस का Q2/2 इंड्यूस होगा और इधर का प्लस Q2/2 इंड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप चार्जेस को देखो तो ये सारे चार्जेस क्या हो गए हैं? दे आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड। चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए तो ओवरऑल बेटा चार्जेस को जरा देखो, कितना कितना चार्ज है यहाँ पर। ये जो आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस पर अगर मैं चार्ज लिखूं तो आउटर सरफेस पर चार्ज हो गया Q1 + Q2/2, और इधर भी कितना हो गया? Q1 + Q2/2। मतलब आपने जो भी नेट चार्ज दिया था वो सारा नेट चार्ज आधा आधा तो आउटर सरफेस पे पहुंच गया। आउटर सरफेस पे कितना चार्ज पहुंच गया? आधा आधा, आधा इसमें और आधा दूसरे वाले में। इनर वाली सरफेस पर देखो भाई, इनर वाली सरफेस पर देखो, Q1 - Q2/2, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना है? इट इज माइनस ऑफ Q1 - Q2/2। बहुत ध्यान से देखना भाई, दिख क्या रहा है? Q2 - Q1/2। लेकिन अगर माइनस कॉमन कर लूंगा तो क्या वो माइनस कॉमन करने के बाद कुछ इस तरह का दिखने लगेगा? बोलो यार, ठीक है? क्लियरली समझ आ रहा है ना सबको? ठीक। अब यार यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो कॉन्सेप्ट वही है भैया। हमारे पास दो प्लेट्स हो गई हैं, दोनों प्लेट्स के जो इनर चार्जेस हैं हमको वो पता है, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे? कैपेसिटेंस। प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या निकालने वाले हो? सबसे पहले आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बीच में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है भाई? σ/ε0। दोनों की वजह से होगी ना, σ/2 ε0, दोनों की वजह से ऐड कर देंगे तो σ/ε0 हो जाएगा। उस सिग्मा की वैल्यू जरा देखो, Q1 - Q2/2
टू, ये तो चार्ज है, ठीक है, सिग्मा ये 2a हो जाएगा। सिग्मा का मतलब ही यही था, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन एरिया, और एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका ओवरऑल बन गया Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। एनी डाउट? इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी अब उसको देखिए। पोटेंशियल आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A होल मल्टीप्लाइड बाई D। हम क्या करेंगे, D से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस तो D ही है ना। पोटेंशियल आ गया है, निकालना कैपेसिटेंस था। अब कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो चार्ज जो सरफेसेस के बीच में है, कैपेसिटर प्लेट्स पर जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो वो चार्ज तो यही है ना, Q1 माइनस Q2 बाई 2। बोलो भाई, सरफेस पर जो चार्ज है प्लेट्स पर इनर पे आप देखिए Q1 माइनस Q2 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना है, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। तो Q1 माइनस Q2 से ये कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू यार अभी भी ये तो बड़ी शॉकिंग आ रही है। दिस वैल्यू इज अगेन अनचेंज्ड। इसका मतलब कैपेसिटर का जो प्लेट्स हैं बेटा, उनको अलग अलग चार्ज भी दे दोगे अगर, तो भी कैपेसिटेंस पर फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये बात आप लोगों को एकदम क्लियर हो गई है? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू गाइस? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, जेई का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, इस न्यूमेरिकल में आपसे कहा जा रहा है तीन, बेटा इसमें आपको 3 पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स दी गई हैं। ये देखिए, पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, और ये रहा हमारा तीसरा प्लेट। 3 मेटेलिक प्लेट्स हैं। पहली प्लेट को हमने Q1 चार्ज दिया, दूसरी प्लेट को हमने Q2 चार्ज दिया, और तीसरी प्लेट को हमने Q3 चार्ज दिया। ठीक है, कहा जा रहा है क्वेश्चन में 3 पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A, तीनों का एरिया कितना है, ईच ऑफ एरिया A आर शोन इन द फिगर। चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 आर गिवन टू देम। फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या बताना है, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, आप सभी लोगों को मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करिए। सभी लोग करिए, अटेम्प्ट करिए, 2 मिनट का समय मैं दे रहा हूं आपको। दो मिनट का समय दे रहा हूं।
इस क्वेश्चन में बेटा आपको सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है बस, मतलब किस सरफेस पर कितना चार्ज होगा, सिर्फ ये आपको बताना है, दैट्स इट। अभी मैं इससे आपसे कैपेसिटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ क्या कहा आपको, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बता दो, मतलब किस सरफेस पे क्या चार्ज है, बस दैट्स इट। चलिए मान लेते हैं भाई इस सरफेस का नाम A है, इसका B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। ऐसी कितनी सरफेसेस हो गई भाई, 6 सरफेसेस हो गई, ठीक है। पहली सरफेस पर जो चार्ज है बेटा उसको QA मान लेते हैं, तो B पर कितना हो जाएगा, Q1 माइनस QA। भाई पहले पे अगर QA है तो रिमेनिंग B वाले पर चला जाएगा, है ना, सो दैट इज Q1 माइनस QA। अब अगर यहां पर Q1 माइनस QA है तो जरा ध्यान से सोचो, इधर वाली सरफेस पर C वाली जो सरफेस है उस पर कितना होगा। चलिए C और D को सोचने से पहले जो सिंपल है उसको देख लेते हैं, मतलब थर्ड वाले को देख लेते हैं। थर्ड वाले पर ध्यान से देखो, अगर मैं इधर ये मान लूं कि इस पर चार्ज QE है तो इधर वाले पे कितना हो जाएगा, F पर कितना हो जाएगा, Q3 माइनस QE, और ये इसी को मैं सिंपल एक नाम दे दे रहा हूं, दिस इज QF। क्लियर है गाइस, ठीक। अब अगर D वाली सरफेस पर देखें, अगर यहां पर मैं मान लो सिंपल QC मान ले रहा हूं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, Q2 माइनस QC, ये हमारा QD के बराबर है। इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बोलो ये बात तो सबको क्लियर है ना, ठीक है, ये बात तो सबको क्लियर है ना। आपने पूछा है सर A का चार्ज Q1 प्लस Q2 बाई 2 नहीं है, नहीं वो नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में पिछला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसमें मैंने आपसे बोला था, अगर आपने वही बात को ध्यान में रखा होता तो ये हो जाता। उसमें क्या कहा था मैंने, जो भी नेट चार्ज होगा वो आउटर वाली जो होंगी बेटा उसमें Q1 प्लस Q2 बाई 2 गया था, क्योंकि वहां पे 2 प्लेट्स थी, यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। तो आपको खुद सोचना चाहिए था कि QA की वैल्यू अगर उस लॉजिक से भी हम देखते तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2 हो जाएगा भाई। बोलो यार, क्लियर है। लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको इसको डिराइव करके दिखाता हूँ। भाई ये जो है ये मेटेलिक कंडक्टर प्लेट्स थी, तो इन कंडक्टर प्लेट्स के बीच में अगर मान लो मैं कोई पॉइंट P मान लूँ, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट Q मान लूँ, और इसके बीच में यहाँ पे मैं कोई पॉइंट R मान लूँ, तो बेटा P जो है अगर वो मेटेलिक प्लेट के बीच में है, कंडक्टर के बीच में है, तो क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। बोलो भाई, क्या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब जरा खुद समझो, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल होती कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू ईच प्लेट, दैट शुड बी जीरो। हर प्लेट की वजह से देख लो यार, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो एरिया भी सभी का कॉमन है तो मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, ठीक है, एरिया को मैंने बाहर कर दिया। अब बस मेरे को चार्जेस देखने हैं, तो A वाला जो है उस पर चार्ज हो गया QA, और ये सारे ही चार्जेस बेटा पॉजिटिव हैं, है ना, पॉजिटिव चार्जेस हैं तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर करेंगे, सही है। तो QA जो है वो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में क्रिएट करेगा, जबकि रिमेनिंग जितने भी हैं वो सभी बोलो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। तो QA वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। चेक करिए, Q1 माइनस QA माइनस QC माइनस Q2 माइनस QC माइनस QE माइनस Q3 माइनस QE, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी भाई। बोलो यार, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ना, सभी लोगों को क्लियर है एकदम, ठीक। अब ध्यान से देखो यार, यहाँ पे क्या होगा, QA वाला जो चार्ज है अगर आप ध्यान से देखो तो एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो QA का जो चार्ज है वो 2 टाइम्स हो गया, सो 2 QA माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3, यही इतना बच रहा है। चेक कर लीजिए,
इस QE से ये वाला QE कैंसिल, इस QC से ये वाला QC कैंसिल, ठीक है, ये सब कैंसिल होकर के ये बचा। तो यहां से अपने को QA मिल गया, कितना मिल गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2। चेक कर लो क्या ये वही आ रहा है। अरे यार वही आ रहा है। अभी मैंने यही बोला था आपसे ना, जितना चार्ज दे रहे हो ना तो आउटर वाली सरफेस पे बेटा बस चार्ज ऐड करके बाई 2 कर देना, ठीक है। अब यही सेम काम अगर मैं R वाले पॉइंट के लिए करता, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं R वाले पॉइंट पर जीरो कर दूं तो क्या मिल जाएगा, सेम टाइप का रिजल्ट QF, ठीक। QF जो मिल जाएगा दैट विल बी अगेन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2, ठीक है। जो भी चाहे प्रैक्टिस करना कर सकता है, आप उसको बना करके देखिए, इक्वेशन बनाइए और फिर चेक करिए, ऐसा ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ के बेसिस पर बेटा हम लोग बाकी की वैल्यूज़ को भी निकाल सकते हैं। तो आइए मैं निकालता हूँ। अगर मैं QB की वैल्यू निकालूँ, QB, तो QB जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी Q1 माइनस QA, और QA खुद जो है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2 है। तो ये ओवरऑल आपका Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 बाई 2 आ जाएगा। एलसीएम ले लो भाई, ठीक। QC की जो वैल्यू है वो QB का निगेटिव आएगा भाई, माइनस ऑफ QB, क्योंकि वो प्लेट उसके जस्ट ऑपोजिट है। तो आप खुद चेक करो, उसका इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, ठीक है। अरे भाई QB का चार्ज जो है वो QB का चार्ज इतना है ना, Q1 माइनस QA, तो मैंने बस QA की वैल्यू रख करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। QC का जो चार्ज है वो QB के जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होगा, क्योंकि ये जो फेसेस हैं B और C वाले, ये दोनों फेसेस बेटा चेक करो, ये दोनों जस्ट ऑपोजिट हैं B और C वाले फेसेस, ठीक है। तो ये इन पर जो चार्ज होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो QC की जो वैल्यू है वो बस इतनी हो जाएगी। इसका भी चार्ज आ गया भाई। अब अगर मैं आपसे QD वाला चार्ज पूछूं तो दैट विल बी Q2 माइनस QC। तो आप खुद चेक करो, Q2 माइनस QC, QC की वैल्यू पता है, कितनी पता है, माइनस का Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 होल अपॉन 2। तो ये ओवरऑल प्लस हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी आपको Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाई 2। सही है ना, ठीक है। QD भी आ गया, और QE जो है वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे, माइनस QD के बराबर होगा, क्योंकि वही बात है, ऑपोजिट फेज है तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे, है ना। अब QD की जो वैल्यू है वो आप रख दीजिए यहाँ पर, तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाई 2। तो आप लोग खुद चेक करो, जितने भी यहाँ पे सरफेसेस हैं हमने हर सरफेस पर चार्ज जो है वो निकाल लिया है। ये देखिए, हर सरफेस पर हमने चार्ज निकाल लिया है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके गाइस आप लोग चाहे जितनी इस तरह की प्लेट्स रख दी जाएं, हम लोग उसमें वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, चलिए आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आइए और देख लेते हैं, फिर मैं आपका क्वेश्चन एक्सेप्ट करता हूं और मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा जल्दी से देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं उसको अभी स्टार्ट कर रहा हूं। क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर।
अब स्फेरिकल कैपेसिटर को देखो यार, उसमें क्या होता है, स्फेरिकल में क्या होता है, अगर इस तरह के दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, और छोटे वाले की रेडियस को स्मॉल a मान लिया जाए और बड़े वाले की रेडियस को स्मॉल b मान लिया जाए, आप अंदर वाले को कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए। मान लो हमने अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज दिया, तो वो सारा का सारा प्लस क्यू चार्ज बोलो उसकी आउटर सरफेस पर जाएगा। तो ये चार्ज इसकी सरफेस पर आ गया, क्योंकि ये कंडक्टर है ना, कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं यार। कैपेसिटर इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाई टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स, ठीक है। और जो आउटर वाला होता है, जो बी वाला प्लेट होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसकी हम लोग अर्थिंग कर देते हैं। तो इसकी तो हमने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी है यहाँ पर, ठीक है। अर्थिंग मतलब उसका पोटेंशियल 0 हो गया, ठीक। अब जरा ध्यान से सोचो क्या होगा अगर तुम अंदर वाले स्फीयर को क्यू चार्ज देते हो, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई इसकी इनर सरफेस पर नेगेटिव इंड्यूस होगा बड़े वाले पर, और बड़े वाले की आउटर पे बोलो पॉजिटिव इंड्यूस होता है ना। लेकिन जो पॉजिटिव इंड्यूस हुआ वो सब तो अर्थिंग की वजह से चला गया, क्योंकि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आए और उन इलेक्ट्रॉन्स ने बोलो उसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये जो चार्ज यहाँ पर आया वो माइनस क्यू है, जबकि यहाँ पर जो ये वाला जो चार्ज है वो क्या है, हमारा प्लस क्यू चार्ज है। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक है। तो ये भी तो आप चेक करो, एक कैपेसिटर बन गया। बोलो भाई, अगर आप लोग इस रीजन को देखें, इस रीजन को देखें, ये जो अंदर वाला ये जो रीजन है, जरा आप चेक करो क्या ये पूरा का पूरा रीजन हमारा कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, ये वाला पूरा रीजन। क्योंकि यहाँ पर भी तो वही एकदम सेम चीज़ है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं यहाँ पर। तो ये पूरा भी एक कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस के रूप में स्टोर होगा। आइए इस कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम लोग बेटा पोटेंशियल ए स्फीयर की वजह से निकालें, दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर ए, भाई कैपेसिटेंस निकालने के लिए जरा याद करो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यही तो करते थे, ठीक। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप V1 की वैल्यू निकालो, दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर ए, अंदर वाले की वजह से, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अंदर वाले का रेडियस कितना है गाइज, स्मॉल ए, तो मैंने स्मॉल ए रख दिया। आप सबको पता होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर का जो पोटेंशियल होता है बोलो वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और यही पोटेंशियल अगर मैं आउटर की वजह से निकालूं तब क्या होगा, तब यही बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आउटर पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू है और आउटर वाले की जो रेडियस है वो b के बराबर है, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V1 प्लस V2 के बराबर आ जाएगा। दोनों को हमें ऐड करना होगा, तो ये क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखिए, Q बाई A माइनस Q बाई B। सो Q को भी हम लोग कॉमन कर लेंगे तो बन जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A अपॉन AB। ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। यही पोटेंशियल डिफरेंस को तो हम लोग यहाँ पर रख करके कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो आइए उस कैपेसिटेंस की मैं वैल्यू देखता हूँ। कैपेसिटेंस की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी दैट विल बी Q अपॉन V,
दैट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a अपॉन बी ए या ए बी। q से q आपका कैंसिल हो गया और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। इसका मतलब अगर कोई ऐसा स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है गाइस? ठीक है, सभी को क्लियर है एकदम? अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, जेई के स्टैंडर्ड पर ले जाते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। बहुत जल्दी से देख लीजिए, फिर मैं उस क्वेश्चन पर आता हूं। ठीक है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच्चों। क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थड sphere enclosed by a concentric spherical shell। अब देखो ये कॉन्सेप्ट, अगर हमारी इस तरह की स्फेरिकल शेल है तब क्या होगा? थैंक यू गाइस, थैंक यू सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पूरा समझ आना चाहिए यार, बस पूरा समझ में आना चाहिए आपको। ये देखिए आप, ये मान लेते हैं हम लोग ये एक शेल है और उस शेल के अंदर ये बेटा एक स्फीयर है और हमने क्या किया, हमने इसी स्फीयर की अर्थिंग कर दी है। इस बार अंदर वाले स्फीयर की अर्थिंग की है भाई। तो सीन क्या है, इसका जो रेडियस है वो स्मॉल a है, जो शेल है इसका रेडियस b है। अब भाई अगर शेल है तो शेल का एक आउटर सरफेस भी होगा। बहुत बहुत थैंक यू जितराज जी, बहुत बहुत थैंक यू। आप कह रहे हैं यू आर द ग्रेटेस्ट फिजिक्स टीचर। अरे भाई बहुत बड़ी बात कह दी आपने, थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर बेटा इसका एक जो शेल है तो एक आउटर स्फीयर भी तो यहाँ पर होगा। मैं एक बार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर अच्छा बन जाए तो इसमें अच्छी बात है। हाँ देखिए ये आ गया, ये मान लीजिए शेल है, ठीक है। तो यार इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी c। तो तीनों रेडियस अपने को पता है। अब देखो यार हमने क्या किया, हमने इसको एक q चार्ज दिया, शेल को हमने क्या किया, एक q चार्ज दिया। तो क्या होगा, उन चार्जेस का बेटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेट अस सपोज इसमें q1 चार्ज आया, तो आप सबको पता है ये वाला जो है इसके अपोजिट है, तो इस पर माइनस q1 आ जाएगा। अभी मैंने पूरा न्यूमेरिकल कराया आपको इसी पर, ठीक। इसकी आउटर सरफेस पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, q माइनस q1। भाई q1 अगर इनर पे गया है तो आउटर पे कितना आएगा, q माइनस q1। इस टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल मैंने आज ही आपको कराए, है ना। अब बस इसी एक डेरिवेशन को मैं बहुत जल्दी से आपको करवा देता हूँ एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल। तो यार अगर हमने q चार्ज दे रखा है, इनर वाले की अर्थिंग कर रखी है, तो इनर वाले का पोटेंशियल गाइस कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो पोटेंशियल का बस एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जरा चेक करो, माइनस q1 स्फीयर पे है तो माइनस q1 बाई ए, प्लस का q1 b वाले रेडियस के शेल पर है, ठीक है। और आउटर में कितना है, q माइनस q1, आउटर पे कितना है, q माइनस q1 अपॉन रेडियस कितना है उसका c, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं q1 की वैल्यू निकाल लूं
सिंप्लीफाई करके Q1 की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, थोड़ा जल्दी है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सिंपल है, आप सिंपली कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बी अपॉन बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी आएगा गाइज। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो Q1 अपने पास आ गया जो चार्ज हमने दे रखा है। अब यार सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कैपेसिटेंस का कि अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो काम चल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने को चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर एंड शेल, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, पूरी चीज मैं लिख दे रहा हूँ, बिटवीन स्फीयर एंड शेल। अगर हम लोग ये चीज निकालते हैं यहाँ पर तो आप खुद चेक करो कितना आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो स्फीयर पर जो चार्ज है वो -Q1/A होगा, है ना, और शेल पर जो चार्ज है वो कितना है, प्लस का Q1/B। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आया वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस B, बहुत ध्यान से देखना, A माइनस B अपॉन AB, ऐसा आ जाएगा, A माइनस B अपॉन AB। अब बस हम लोग यहां पर ये वैल्यू आई Q1 टाइम्स, तो जो Q1 हमने ऊपर निकाला था वो Q1 हम यहाँ पर बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो V की वैल्यू आ जाएगी आपकी Q अपॉन AB से AB चेक करो कैंसिल हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस B अपॉन ये डिनोमिनेटर वाला टर्म BC प्लस AB माइनस AC। क्या इतनी बात आप सब लोगों को पूरी तरीके से समझ में आई है? बताओ भाई, पूरी तरीके से समझ में आई है? वेरी गुड, ठीक है। तो यार ये तो पोटेंशियल आया, अभी निकालना क्या है कैपेसिटेंस, तो आई थिंक अब तो आप समझ गए होंगे क्या करना है ना। तो कैपेसिटेंस जो अपने को चाहिए था दैट इज सिंपली Q/V, तो ये बन जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल भी हो जाएगा, ये बन जाएगा BC प्लस AB माइनस AC होल डिवाइडेड बाई A माइनस B, ठीक है। दिस इज C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, AB अपॉन A माइनस B, और उधर से अगर मैं C कॉमन कर दूं तो आप चेक करिए, C की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कॉमन कर दूं तो B माइनस A आएगा, तो यहाँ ओवरऑल माइनस C बचेगा क्योंकि A माइनस B से A माइनस B क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बस एक चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो लिखा हुआ है कैपेसिटेंस की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती है गाइस। कैपेसिटेंस जो होता है दैट इज द कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, तो या तो चार्ज रखेगा या नहीं रखेगा, लेकिन उसके निगेटिव होने का कोई भी मतलब गाइस नहीं होता है, ठीक है। तो आज के इन कॉन्सेप्ट्स में हम लोग इतना ही रखते हैं।